Hello guys, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेज। आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग्स का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अगर आपने मेरा पहले वाले पार्ट सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो, बाकी की वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है आज वो हम करने वाले हैं कि सेकंड पार्ट में जो लेखिका है वो क्या वर्णन करती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज, जो साहिब आलम के बारे में था। और अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जिसके अंदर जो बैंगल मेकर है मुकेश है उसके बारे में जो लेखिका है किस तरीके से वर्णन करती है कि किस तरीके से वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार जो चैप्टर है सेकंड पार्ट है, ये एक ही चैप्टर है, दो भागों में बटा हुआ है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो गेट रेडी गाइज। अभी आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। जो इंसिस्ट मतलब जिद करना, मुकेश जो है जिद करता है, किसकी? खुद का स्वामी होने की जिद करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज, वो कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। एंड डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, मैंने जो उससे पूछा कि तुम्हें कार वार के बारे में कुछ पता भी है क्या? आई आस्क, जैसे मैं उससे पूछती हूँ कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, पता है तुम्हें कार वार के बारे में कुछ नॉलेज है? तो उसने क्या उत्तर दिया? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, नॉलेज तो नहीं है मुझे लेकिन मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह आंसर देता है लुकिंग स्ट्रेट, मेरी आंखों में घूरते हुए, मेरी तरफ देखते हुए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए, यानी कि मेरी तरफ लगातार टकटकी लगातार देखते हुए क्या कहता है कि मैडम मैं सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स, देखो बेटा लूम्स का मतलब होता है अपीयर्स डिमली। लूम्स का मतलब क्या है? अपीयर्स डिमली, इसका मतलब होता है धुंधला सा दिखाई देना। कहते हैं इसके जो सौपन है ना वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो लूम्स का मतलब लाइक ए मॉरेज, मॉरेज का मतलब होता है मृग तृष्णा। कहते हैं कि जो मृग की जो तृष्णा है, जैसे हिरण होता है, अब हिरण की नाभि में जो कस्तूरी होती है, ठीक है, उसकी जो महक है वो हिरण हर जगह ढूंढता रहता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये जो सुगंध है कहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से इसके पास टैलेंट है, दिमाग है और ये मोटर मैकेनिक बन सकता है, लेकिन इसके सौपन है वो धुंधले नजर आ रहे हैं। इसे कंफर्म नहीं है कि पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बनने की कोशिश कर रहा है। डिटरमाइंड है कि चाहे मैं बनूं या ना बनूं, कम से कम मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, भले ही मेरे सपन पूरे हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कंप्लीट करने वाला हूँ। कहते हैं कि amidst the dust of streets that fill his own Firozabad, famous for its bangers। कहते हैं अब जो ये लड़का है मुकेश, कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, और उत्तर में क्या कहता है कि सीधा मेरी आंखों में देखते हुए उसका सौपन उसके नगर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के मध्य एक मृग तृष्णा की भांति धुंधले से दिखाई देते हैं जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहते हैं उसके सौपन है, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? फिरोजाबाद की गलियों में उड़ने वाली धूल से, और उस मृग तृष्णा की इच्छा की भांति, मृग की जो इच्छा है उसकी भांति कैसे धुंधली नजर आ रही है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड हो रखी है, लगी हुई है इन मेकिंग बैंगल्स। कहते हैं कि वहाँ फिरोजाबाद में जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, सब वहाँ पर किस कार्य में लगे हुए हैं? फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। क्लियर? इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोमिंग। देखो बेटा, जो ग्लास ब्लोमिंग का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर शीशे कांच का काम किया जाता है। तो वहाँ पर जो लोग हैं तो कांच की भट्टियों में, कांच की जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, उद्योग हैं, वहाँ पर काम करते हैं। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर परिवारों को क्या है परिवारों को बेटा? वहाँ जहाँ परिवारों को स्पेंड जनरेशन वर्किंग
वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, फर्नेसेज माने होते हैं भट्टियाँ। कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से वहाँ के जो उनका परिवार है, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, उसी एक भट्टी के चारों ओर काम करते हुए नजर आती है कि ये पीढ़ी निकल गई, फिर आगे वाली पीढ़ी है उसको भी यहीं भट्टी में काम करना है, इससे शीशे को पिघलाना है, चूड़ियाँ बनानी है, कांच का काम करना है, वेल्डिंग करना है, शीशे को वेल्डिंग करना है, मेकिंग बैंगल, चूड़ियाँ बनानी है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, इस धरती पर रहने वाले सभी और जो चूड़ियाँ पहनती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों का जीवन जो है, उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी काम में लगकर रह जाएगी, इसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये तो ये सारी बातें हैं वो इसके अंदर बताई जाती है। मुकेश फैमिली, मुकेश के पोस्ट ऑफिस ने कहा कि मुकेश की जो परिवार है इज अमंग देम, उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। कहते हैं कि उनमें से इनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि बच्चे अगर इस तरीके से भट्टियों के पास काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, उद्योग धंधों में काम करेंगे, खासकर तो 14 साल से नीचे के बच्चे जो चिल्ड्रन है काम करते हैं, तो इलीगल है, ये सही नहीं है, अवैध तरीके से किया गया काम है, अवैध हाई टेम्परेचर, वो भी हाई टेम्परेचर में, ये कानून बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। इन डिंजी का मतलब यहाँ पर अगर आप डिंजी का मतलब लेके चलो, डिंजी का मतलब होता है डार्क और डर्टी। डिंजी का मतलब क्या है बेटा? डार्क और डर्टी। कहते इस अंधकार भरे जहाँ पर हवा भी नहीं आती है, ऐसी काल कोठरी में काम करना बच्चों के द्वारा गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बाद कहता है जो लेखिका वो क्या कहती है, सेल्स विदाउट एयर और लाइट, जहाँ पर ना कोई लाइट है ना हवा है, दैट द लॉ, ये कानून बनाया गया है, इट इफ इनफोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग। अब यहाँ पर स्लोग का मतलब क्या है? टू वर्क हार्ड एट ए डिफिकल्ट वर्क, घोर परिश्रम करना। ठीक है, स्लोग का मतलब क्या है बेटा? घोर परिश्रम करना। डिंजी का मतलब क्या है? डिंजी का मतलब मैंने आपको बताया था डार्क और डर्टी। कहते हैं कि वहां पर बच्चों को कठोर मेहनत करनी पड़ती है, स्लोग करना पड़ता है, कठोर हार्ड वर्क करना पड़ता है। लगभग 20,000 के आसपास बच्चे वहां पर भट्टियों में इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। डे लाइट आवर्स, पूरा दिन उनका वहीं निकल जाता है। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस, वो चमक खो देते हैं। ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों की चमक चली जाती है। एंड मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। कहते हैं कि जो मुकेश है, यहाँ पर बीम का मतलब होता है चमक उठना। बीम का मतलब क्या है? चमक उठना। जब मैं मुकेश से मिलती हूँ या मुकेश मुझसे मिलता है तो वो अपनी इच्छा से मुझे अपने घर पे लेके जाता है, और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, एक बीम आ जाती है, एक प्रकाश ब्राइटनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? विच ही प्राउडली सेज, और वो बड़े ही गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट। एक गर्व के साथ उसने क्या कहा? रीबिल्ट। सबसे तो उसने गर्व के साथ चमक आ जाती है उसकी आंखों में, और वो कहता है कि मुझे अपने घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से कहता है, जिसे वे गर्व सहित कहता है क्या? दोबारा बनाया जा रहा है क्या? वी वर्क डाउन स्ट्रिंकिंग का मतलब होता है बेटा बदबूदार, और वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से, बाय विलिंगली, इच्छा से। और स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, ठीक है, जिसमें बदबू आती हो। कहते हैं कि हम जो बदबूदार है, वी वॉक डाउन, हम चलते रहते हैं क्या? बदबूदार गलियों में, चौक्ड जो रुक गई हैं, विद गार्बेज। कहते हैं कि हमारे जो ये घर है, मकान है, इनकी जो गलियां हैं वो बदबूदार है, क्योंकि जो नालियां हैं वो कूड़े कचरे के ढेर से क्या है? चौकड़ हो गई हैं, रुंध गई हैं, रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर पड़ा कूड़ा कचरा सड़ जाता है, जिससे बदबू पैदा होती है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उनके जो घर हैं वो, उनकी जो दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग हो रखी हैं। कहते हैं कि गलियां हैं वो बदबूदार है, कूड़े करकट से भरी पड़ी है, घरों के पास टूटकर गिर रही दीवारों के कारण क्या रह गए? वहां सिर्फ मात्र एक छप्र बनकर रह गया है, वो भी डोर का मतलब होता है एक टूटा सा दरवाजा। सपोज करो कि भैया ये दरवाजा है, और ये दरवाजा ये अच्छे से इसको टच नहीं हो रहा है, बस ऐसे जरा सा चिपका रखा और गिरने को हो रहा है, टूटा फूटा दरवाजा है। ठीक है, कहते हैं कि टूटा फूटा दरवाजा है,
नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं है, और साथ में क्या है ना, दरवाजे पे कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, कहते हैं कि भीड़ भड़ाका है वहां पर, ह्यूमन भी रह रहे हैं, एनिमल भी रह रहे हैं, एग्जिस्ट करना, कहते हैं कि वहां पर एक साथ टुगेदर ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर लिविंग टुगेदर, कहते हैं एक ही जगह पर, उसी जगह पर इंसान भी रह रहे हैं, उसी जगह पर जानवर भी रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए प्रीमियल स्टेट, तो कहते हैं कि वहां पर सारे एक जगह ही रह रहे हैं। प्राइमियल का मतलब होता है वेरी एंशियंट, प्राइमियल का मतलब बेटा क्या होता है, बहुत पुराना। स्टेट, कहते हैं कि बहुत पुराना स्टेट है ये, और कहते हैं कि काफी लंबे, काफी पुराने समय से, आदिकाल से यहाँ पर सब एक साथ रह रहे हैं। उसके बाद जो ये मुकेश है वो लेखिका से आगे क्या बताता है वो देखिए। अब कहते हैं हम सारे यहाँ पर एक ही जगह पर रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, वह रुक जाता है दरवाजे के पास जाकर के। bangs a wobbly iron door with his foot, अपने पैर से पैर मार करके उस टूटे फूटे दरवाजे को, लोहे के दरवाजे को उसने क्या किया, एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है, उसको नॉक करता है। एंड pushes it open, उसको धक्का मार के खोलता है। We enter, हमने एंट्री की। एंड ए हाफ बिल्ट शेक, एक आधी बनी सी झोपड़ी में प्रवेश किया, यानी कि जो अच्छे से बन भी नहीं रही थी, अभी आधी थी, कंप्लीट बनी भी नहीं थी अच्छे से। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड मीन्स होता है जगह जगह पर घास फूस के थक्के से लगाना, जैसे थैच्ड का मतलब आप कह सकते हो जैसे कपड़े के ऊपर जो अगर जहाँ पर जैसे कपड़ा फट जाता है तो उस पर चीथड़े से लगा दिए जाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर जो उसकी झोपड़ी है, जो घर है, वहाँ पर घास फूस के, मिट्टी के और जगह जगह एक थक्के से लगा रखे हैं, थैच्ड लगा रखे हैं, ठीक है। डेड ग्रास, सूखी घास के। इज फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक चूल्हा भी है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, जिसपे बड़ा सा एक बर्तन रखा हुआ है। सीजलिंग मानी उबालने के लिए। स्पिनच लीव्स यानी कि पालक की जो पत्तियां हैं वो एक बर्तन में चढ़ा रखी हैं, उबालने के लिए रख रखी हैं। ऑन द ग्राउंड, धरती पर। इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि पालक का भरा हुआ एक बर्तन है, जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में कटी हुई क्या है, एल्यूमिनियम की वहां प्लेटें रखी हुई है जिनमें सब्जियां पड़ी हुई है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, एल्यूमिनियम की जो कुछ प्लेटें रखी हुई हैं वहां पर उनमें कटी हुई सब्जियां रखी हैं। और उसके बाद जो लेखिका है क्या वर्णन करती है, ए फ्रेल यंग वुमेन। फ्रेल मानी होती है कमजोर सी, फ्रेल मानी वीक। ए फ्रेल, एक कमजोर सी यंग वुमेन इज कुकिंग, खाना बना रही है। इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। और थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखों में क्या है, धुएं की वजह से उसकी आंखों में धुआं जा रहा है। सी स्माइल, फिर भी वो हंस रही है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश, कमांड रिस्पेक्ट, उसके कहते हैं कौन है वो, मुकेश की क्या है, वाइफ है। सॉरी, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की वाइफ नहीं है बल्कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, इतनी तो बूढ़ी भी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, उसको कमांड दी जाती है रिस्पेक्ट करने के लिए एज द बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो डॉटर इन लॉ है, घर वालों की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर चार्ज है, देख रेख करने का क्या है, जिम्मा है 3 आदमियों का, एक तो उसके हस्बैंड का, एक मुकेश का और उसके पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़े आदमी घर में एंट्री करते हैं। सी जेंटली विथड्रॉज, गिरा लेना। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, सॉरी छुप जाना, कहते कि खींच लेना, पीछे खींच लेना। विथड्रॉ मीन पीछे खींच लेना, अपने आप को पीछे, जैसे घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति एंट्री करता है तो वो दीवार के पीछे छुप जाती है, अपने आप को दीवार के पीछे खींच लेती है।
एंड ब्रिंग्स हर वेल का मतलब होता है बेटा पर्दा करना, घूंघट करना, क्लोजर टू फेस, अपने चेहरे पे घूंघट डाल लेती है, एज कस्टम जैसा कि उनका रिवाज है, डिमांड करता है। एंड डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो मेल है, उनके सामने घूंघट करना उनका क्या है, रिवाज है। ऐसा तो उन्हें करना ही पड़ेगा, जो बहू वगैरह है उनको सब करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और जो बड़े लोग होते हैं वो किस में लगे रहते हैं, बैंगल मेकिंग। इट मीन दैट जो बैंगल बनाने का कार्य है उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। कहते कितने सालों से कभी दर्जी का काम किया, फिर बैंगल मेकर का काम किया, लेकिन एक अच्छा, एक साफ सुथरा सा घर बनाने में वो क्या हो गए, फेल्ड हो गए, दोबारा से एक अच्छा सा घर नहीं बना पाए वो। सेंड हिज 2 सन्स, के 2 बेटे हैं, और टू स्कूल, और अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में नहीं भेज पाए। ऑल ये सब ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो अपने बच्चों को सिर्फ एक ही कला सिखाते हैं, वो कौन सी कला है बेटा, वो कला है बैंगल मेकिंग, यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने की कला है। इट इज हिज कर्म, उनका मानना है कि जो चूड़ियाँ बनाना है ये उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, भगवान ने उन्हें दिया है, उनका भाग्य है, उनका फेट है, उनकी डेस्टिनी है। सेज कहते हैं मुकेश ग्रैंडमदर who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। कहते जो उसकी दादी है, मुकेश की जो दादी है, उसने अपनी आंखों से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। किसकी वजह से, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते हुए, बनाते हुए उसने अपना जीवन बिता दिया, उसकी आंखों का प्रकाश चला गया, कमजोर हो गई आंखें। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान हमारे इस तरह की जो ट्रेडिशन है, क्या भगवान भी हमें इस ट्रेडिशन से छुटकारा कभी दिलाएगा? क्या हमारे बच्चे भी कभी आगे बढ़ पाएंगे, या फिर यहीं पे रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे? बेटा लिनेज का मतलब होता है सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम, परंपरा, ठीक है। लिनेज में होता है ट्रेडिशन। कहता है कि क्या हमारे भगवान इस ट्रेडिशन को तोड़ेगा, क्या हमारे बच्चे भी आगे कभी बढ़ पाएंगे? सी इम्प्लाइज, और उसके बाद कहती है, वो इम्प्लाइज करते हुए, बोलते हुए, उसने क्या इम्प्लाइज किया, क्या बोलती है? उसने बोला क्या बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। अगर इस कास्ट में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे मात्र बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, उसे यही बनानी पड़ेगी। इन द हाउस इन द यार्ड, घर के अंदर, आंगन में, एवरी अदर हाउस, हर घर के अंदर, एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद में आपको देखने को मिलेगी। वो क्या है? बैंगल, चूड़ियों का काम। स्पाइरल्स, स्पाइरल्स का मतलब होता है सांप जैसे, ऐसे गोल गोल, ठीक है, सांप जैसे गोल गोल। ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। कहते हैं जो चूड़ियाँ बना रहे हैं उसमें हर कलर की चूड़ियाँ मिलेगी, सनी गोल्ड मिलेगी, पैडी ग्रीन मिलेगी, रॉयल ब्लू मिलेगी, पिंक मिलेगी, पर्पल मिलेगी, सारे कलर मिलेंगे जो एक रेनबो में होते हैं, इंद्र धनुष में होते हैं, सारे कलर आपको चूड़ियों में मिलेंगे। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पिल्ड ऑन 4 व्हील्ड hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। अब देखो बेटा, यहाँ पर अनक्रैम्प्ड का मतलब होता है नॉट नीट, साफ सुथरा न होना, ठीक है। सैंटी टाउन का मतलब होता है झोपड़ियों की बस्ती। कहते हैं कि जो ये बस्ती है बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं है, और साथ में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो किस तरीके के, एक डर्टी, ठीक है, एक अस्त व्यस्त, जहाँ पर उनकी जो जीवन यापन करने की जो कला है, वहाँ का रहन सहन है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। ऐसी जगह पर वो लोग रह रहे हैं, अस्त व्यस्त आंगन में पड़े हुए हैं। और उसके बाद कह रहा है कि वहाँ पर एक क्या है, 4 पहियों वाला एक ठेला है, वो भी वहाँ पर है। 4 पहियों वाला ठेला है जिसके ऊपर वो सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये सारा वर्णन यहाँ पर किया गया है। एंड इन द डार्क हट मीन्स
हट मीन्स कहता है कि अंधेरे के अंदर, अंधेरे के अंदर क्या, हट मीन्स नैरो लेंस ऑफ, हट मीन्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। फ्लिकरिंग का मतलब होता है धीमा धीमा प्रकाश, यानी कि धीमी धीमी फ्लेम, जैसे कि एक लकड़ी के चारों तरफ कोई कपड़ा बांध दिया जाता है, उस पर केरोसिन का तेल डाल दिया जाता है और फिर उसको जलाया जाता है, उसकी जो धीमी धीमी लो है, कहते हैं कि वो अच्छे से प्रकाश नहीं है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर एक धीमी सी लो जलाई जाती है। सिट बॉयज बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं, एंड गर्ल्स लड़के भी बैठ जाते हैं विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता के साथ, एंड वेल्डिंग करते हैं पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, कलरफुल शीशों को इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल्स, गोल गोल बनाने के लिए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, ऐसे भयंकर अंधकार में भी उनकी आंखें एडजस्ट कर लेती है टू द लाइट आउटसाइड, और बाहर कोई भी प्रकाश नहीं है। साथ में कहते हैं कि दैट इज वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, उनकी आंखें जो कमजोर हो जाती है बिफोर दे बिकम्स अडल्ट, यानी जवान होने से पहले ही उनकी आंखें कमजोर हो जाती है। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद यह सविता नाम की एक लड़की है, ए यंग गर्ल है इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब का मतलब होता है एक पुरानी सी, डर्टी सी, ठीक है। जो सविता है वो एक यंग गर्ल है और उसने पुरानी सी क्या पहन रखी है, एक फीकी पड़ी हुई गुलाबी, फीकी सी गुलाबी सी पुरानी सी एक ड्रेस पहन रखी है। सीट्स अलोंग साइड के साथ बैठी हुई है, एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी सी औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस, सोल्डरिंग पीसेस का मतलब होता है वेल्डिंग करना, पीसेस को, ग्लास को वेल्डिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, ऐसे चल रहे हैं लाइक ए टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन का कोई चिमटा चलता है ना, स्पीड से काम करता है, इस तरीके से एक उस मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ फटाफट चल रहे हैं। आई वंडर, मैं तो हैरान हूँ। इट्स सी नोज द स्कैंटिटी ऑफ ए बैंगल सी हेल्प्स मेक, अरे इस तरीके से ऐसे डर्टी जगह पर, ऐसे डार्क वाली जगह पर वो उसकी सहायता करवा रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये क्वेश्चन भी है कि वो जो बैंगल, जो चूड़ियां हैं, वो किसका प्रतीक, किसका सिंबल है, इंडियन वुमेन्स सुहाग का सिंबल है। स्पेशियसनेस इन मैरिज, विशेषकर जो कहाँ पर है, शादी में चूड़ियां पहनी जाती हैं। इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, एक दिन, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यह एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है, विवाह में शुभ मंगल होने की कामना की जाती है। यह बात उस दिन अचानक समझ में उसके बाद कहता है कि जब उस समय ये बात समझ में आएगी जब उसके सिर को एक लाल घूंघट में ढक दिया जाएगा। कहते हैं कि ये इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है। तो अगर आपको ये बात समझनी है, किसी भी औरत को ये बात समझनी है कि इसका मतलब क्या है, तो ये बात उसको उस दिन समझ में आएगी जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी और एक घूंघट से उसके सर को ड्रैप्ड कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डेड रेड, उसके हाथों पर डाई कर दी जाएगी, डाइड मींस रंगना, रेड कर दिए जाएंगे विद हिना मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड, उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां होंगी कलाइयों पर। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, वही दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, कहता है कि काफी समय में पहले जो ओल्ड वुमेन है उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसकी भी शादी हुई थी, वो भी दुल्हन बनी थी। एंड सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पे आज तक भी वो चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वेट पर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त से भर खाना भी, यानी कि एक वक्त से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है इन ए वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय, खुशी से कहते हैं कि एक वक्त का, यानी कि एक वक्त की पेट भरकर भी रोटी नहीं खाई। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कहते हैं कि शादी दुल्हन बनी, ठीक है, दुल्हन का जोड़ा पहना, चूड़ियां पहनी, बड़ी खुश हुई, लेकिन तब से लेकर आज तक मैं किसमें लगी हुई हूँ, अपने पति की हेल्प करवाती हूँ, किसमें, चूड़ियाँ बनाने के काम में। इट मीन दैट अपने परिवार का पालन पोषण ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, पेट भर करके एक समय का अच्छे से, यानी कभी इंजॉय नहीं किया। That's what she has reaped. और her husband, an old man with a flowing beard, says I know nothing except bangles, कहता है कि उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मुझे सिवाय चूड़ियों के और कुछ भी नहीं पता। सॉरी।
All I have done is make a house for the family to live in. All I have done is make a house for the family to live. यहाँ तक कि मैं अच्छे से अपने घर वालों के लिए एक अच्छे से घर भी नहीं बना पाया. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. हर कोई अपने पूरे जीवन में यहाँ पर अच्छे से कोई सफल नहीं हो पाया. He has a roof over his head. हाँ ठीक है, जैसे तैसे करके एक टूटा फूटा जैसा भी है घर बनाया, वो भी प्रॉपरली अच्छे से नहीं बना पाई. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat. कहते हैं कि इसके जो बैंगल मेकिंग का हम काम करते हैं उससे हम अच्छे से नहीं कमा पाते कि हम अच्छे से खाना खा सके. रिंग्स इन एवरी होम, एक घर में सारे अच्छे से एक वेल तरीके से रह सके. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो जवान बच्चे हैं वो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको कोसते रहते हैं कि भाई हम ऐसे परिवार में जन्म हुआ, हमें भी यही काम करना पड़ रहा है. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसे छोटे बच्चों का समय निकल जाएगा. इन द फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड numbing child have killed all initiative and ability to dream. और इस तरीके से जो बेचारों के सौपन है, चूड़ियों के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता, केवल एक काम मैंने किया है और वह परिवार के रहने के लिए एक मकान बना दिया है. लेकिन वो मकान भी क्या है, मेरा कोई सपन जो है पूरा नहीं हुआ है. लेकिन वो मकान भी मेरा अच्छे से क्या है, वेल तरीके से नहीं है. सिर्फ मैंने बच्चों के लिए सिर्फ मकान बनाया है, लेकिन वो भी एक अच्छे तरीके से नहीं बना पाया हूँ. और मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय चूड़ियों के. वाई नॉट ऑर्गेनाइज मैन, why not organize man yourselves into a cooperative? Why not? क्यों नहीं? कहते हैं कि why not? क्यों नहीं? Organize a man. आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं होते? जो लेखिका वो कहती है कि आप इकट्ठे होकर काम क्यों नहीं करते हो भाई? I ask, मैं पूछती हूँ, a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather. कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि भाई जो आप सारे हो इकट्ठे होकर काम क्यों नहीं करते हो. युवकों के एक दल से मैंने कहा जो बिचौलियों के अनैतिक गिरोह में फंसे थे और जिन्होंने अपने बाप और दादाओं को फंसाया था. इसका मतलब क्या, अगर वो संगठित हो जाएं तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. कहते हैं अब उसके बाद जैसे सपोज करो भाई बाप दादा का मतलब क्या है, फोर फादर और फादर का क्या मतलब है. जैसे सपोज करो कि इनके एक उदाहरण देती हूँ, इससे अलावा उदाहरण देती हूँ. जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं कि एक पिता है वो कर्जा किसी साहूकार से कर्जा ले लेता है, किसी जमींदार से कर्जा ले लेता है, फिर वो उस कर्जे को नहीं उतार पाता है तो उसके बेटे के ऊपर थोप दिया जाता है भी तुम्हें उतारना है. फिर वो नहीं उतार पाता है तो उसके आगे वाली पीढ़ी पे थोप दिया जाता है, फिर उससे आगे वाली पीढ़ी. और इस तरीके से वो उस बिचौलिए व्यक्ति के प्रेशर के नीचे दबकर रह जाते हैं. तो कहते हैं इवन इफ, यदि आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये बिचले लोग जिनसे जो आप उनका कर्ज नहीं दे पा रहे हो उनसे भी मुक्ति पा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो. Even if we get organized, we are ones. यदि हम सारे इकट्ठे होकर क्या हो जाए, हम इकट्ठे हो जाए एक समूह बना ले तो हो सकता है क्या, who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. कहता है कि कई बार अगर हम में से किसी बंदे के द्वारा कुछ गलत कार्य किया जाता है, हल्के फुल्की कोई हमसे गलती भी हो जाती है तो हमें घसीट कर कहाँ ले जाया जाता है, इलीगल साबित कर दिया जाता है और हमें घसीट कर कहाँ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है. जैसे वो कहता है कि देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प, जो उनकी सहायता करे, देम टू थिंक्स डिफरेंटली. कहते हैं कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है. देयर फादर्स आर एज tired as they are, वो इतने थक चुके हैं and they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice. उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है. कहते हैं कि उनके माता पिता से, उनके पूर्वजों से अगर कोई गलती हो जाती है तो उनकी कोई पुकार नहीं सुनता है, बल्कि उन्हीं में दोष निकाल के उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है. लिसनिंग टू दैम, उनकी बात सुन करके सॉरी I see who distinct worlds, इस संसार के अंदर, इस दोहरे संसार के अंदर क्या है भाई,
हॉल्टेड अप का मतलब होता है उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली डिफरेंट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। स्टिग्मा होता है कलंक। इस स्पष्ट संसार में वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक गरीबी के एक जाल में फंसे हुए हो तुम। बर्डन्स बाय द स्टिग्मा, तुम्हारे ऊपर बर्डन है, स्टिग्मा कलंक का, ऑफ कास्ट का, यानी तुम इस कास्ट में पैदा हुए, इन विच दे आर बोर्न। वो कहता है कि ये जो कास्ट है हमारे लिए कलंक बनकर रह गई है, जिस कास्ट में हम बेंगल मेकर वाली कास्ट में पैदा हुए हैं, हमारा काम सिर्फ मात्र और मात्र क्या है, चूड़ियाँ बनाना, इससे भर हम आगे नहीं जा सकते और ना ही हम आवाज उठा सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं द अदर द विशियस सर्कल, यहाँ पर बेटा, और उसके बाद कहते हैं कि जो विशियस सर्कल है ना, इस सर्कल के अलावा द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, जो साहूकार लोग हैं उनके चंगुल से भी हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। द मिडल मैन है, उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। द पुलिस मैन है, पुलिस मैन के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों के चंगुल से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, कहते हैं ये सारे लोग हैं, हमें अपने प्रेशर में रखते हैं। अगर हम इनके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाना चाहे तो ना तो हमारी पुलिसमैन वाला, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, कोई बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है और हम इन बंदों के पास जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो ये बंदे ना तो हमारी पुलिसमैन सुनेगा, ना ही कोई कानून का रखवाला सुनेगा, और ना ही कोई मिडल मैन, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कहते हैं बच्चों के ऊपर क्या है, इम्पोज थोप दिया जाता है, बैगेज, एक बोझ लाद दिया जाता है, जब बच्चे उठा भी नहीं पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब वो समझदार होते हैं, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, बचपन में जो बच्चों पर ये बोझ लाद दिया जाता है कि भाई तुम्हारे माता पिता का ये कार्य था तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जैसे जब वो बड़े होते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं, नेचुरली वो भी उसी में ढल जाते हैं कि हाँ भाई, वो अपने दिमाग में एक माइंड सेट कर लेते हैं, एक बात सेट कर लेते हैं कि भाई हमें, हमारे पूर्वजों ने ये किया तो हमें भी यही करना है। टू डू एनीथिंग एज वुड मीन टू डेयर, लेकिन ये इसके लिए साहस चाहिए भाई। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट मुकेश, जब मैं मुकेश के बारे में मैंने सारी बातें सुनी, आई एम चीयर्ड, और व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैंने सारी बातें मुकेश को समझा कि तुम्हें साहसी होना पड़ेगा, तुम्हें एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, एक संगठन बनाना पड़ेगा, तो मुकेश की आंखों में एक खुशी सी आती है। आई वांट टू बी मोटर मैकेनिक, तो वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। रिपीट करता है, ही विल गो टू गैरेज, वो गैरेज में जाएगा, सीखेगा, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से काफी दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का, अच्छा तो क्या तुम्हारा सपना कोई प्लेन उड़ाने का भी है क्या? ही इज सडनली साइलेंट, चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड, धरती को घूरने लगता है, जमीन को घूरने लगता है। इट मीन दैट वो उत्तर नहीं दे पा रहा है और वो नीचे की तरफ देख के घूर के देखता है, क्या देखता है, धरती की तरफ, कि क्या उत्तर दूं मैं लेखिका को। इन हिज स्मॉल मर्मर, वो धीरे से कुछ स्लो वॉइस में कुछ बुड़बुड़ाया। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, शर्माते हुए, शर्म के मारे गाल लाल हो जाना। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चेहरा लाल हो रहा था, वो शर्म के मारे हो रहा था, ना कि पश्चाताप के मारे हो रहा था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार रखने का एक सपना रखता है कि उसके पास भी एक कार होगी। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओवन फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, उसका एक सौपन है। क्या सौपन है? कि एक ऐसा समय आएगा जब उसके पास अपनी वो कार चलाते हुए देखेगा। वो क्या देखेगा कि वह नगर की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई कारों को देखकर उसका जो सपना है देखने से ही खुश है। कहते हैं कि वो सड़कों पे चलने वाली जो कार है उसको देखकर खुश है। बहुत कम वायुयान फिरोजाबाद की पर उड़ान भरते हैं। कहते हैं कि मैम आप वायुयान की जो प्लेन की बात कर रहे हो तो बहुत कम प्लेन है जो फिरोजाबाद की जो आसमान के ऊपर से जाते हैं। तो भैया ये कहानी थी, किसकी थी? जो बेंगल मेकर है उसके बारे में थी। जो फर्स्ट पार्ट है उसका हमने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया है, अब दूसरे वीडियो में हमने कर दिया ये वाला पार्ट। और इसी 12th क्लास से रिलेटेड
11 से 10 से 9 से रिलेटेड, चाहे वो टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन हो या फिर पोएम की एक्सप्लेनेशन हो या क्वेश्चन आंसर हो, वन लाइनर हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन याद रहे मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले बच्चा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपका यह प्यार हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।